हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। हम लोग लूसेंट का टॉपिक नंबर 5 आज पढ़ेंगे और हम लोगों ने टॉपिक नंबर 4 तक इसे कंप्लीट किया था। और आप लोगों से एक आग्रह है कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो या ये जो मैं फैक्ट आप लोगों के बीच शेयर करता हूँ, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और मोकामा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे अपने मित्रों तक बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम लोग आज पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 5, भारतीय संविधान की अनुसूची। तो भारतीय संविधान की जो अनुसूची है उसमें प्रथम अनुसूची जो है, इसमें भारतीय संघ के घटक राज्य एवं संघ शासित क्षेत्र का उल्लेख है। यहाँ पे वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, संघ शासित क्षेत्र जो हैं, उनकी चर्चा प्रथम अनुसूची में की गई है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा जो दिया गया है वह संविधान के 69वें संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा मिला है। अब है द्वितीय अनुसूची। द्वितीय अनुसूची में कहता है कि इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। द्वितीय अनुसूची में किस चीज की चर्चा है? तो वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। इसमें कौन कौन से राज्य व्यवस्था के पदाधिकारी सम्मिलित हैं उसे हम लोग एक बार देख लेते हैं। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रण महालेखक परीक्षक, ये सभी, इन सभी का जिक्र जो है सो इन सभी का जिक्र द्वितीय अनुसूची में किया गया है। तो द्वितीय अनुसूची के अंतर्गत किस चीज की बातें की गई है? तो वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है और इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि, इन सबके वेतन, भत्ते और पेंशन की चर्चा द्वितीय अनुसूची में की गई है। अब है तीसरी अनुसूची। तीसरी अनुसूची कहता है, इसमें शपथ का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में किस चीज का उल्लेख किया गया है? तो शपथ का। इसमें विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है, जैसे मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ ग्रहण करने के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख तृतीय अनुसूची में किया गया है। तो तृतीय अनुसूची में क्या है? इसमें विभिन्न पदाधिकारी, मंत्री, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा
पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची, चौथी अनुसूची इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में जो है सो विभिन्न राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, पांचवी अनुसूची इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। पांचवी अनुसूची में क्या है? तो पांचवी अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। अब है छठी अनुसूची। छठी अनुसूची में कहता है कि इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। छठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इन सभी राज्यों के जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में प्रावधान है। अब है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख है। सातवीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है तथा सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख भी सातवीं अनुसूची में किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत कुल कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। अब है संघ सूची। तो संघ सूची के बारे में कहता है कि इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। देखिए संघ से ही पता चलता है, ठीक है, संघ से ही इस के बारे में पता चलता है। संघ है तो केंद्र सरकार ही उस पर कानून बनाएगी। संविधान में लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे। कितने थे? 97 विषय थे। वर्तमान में इसमें कुल 100 विषय शामिल हैं। संघ सूची के कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं: देश की प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, युद्ध एवं शांति, रेल, डाक तथा मुद्रा, डाक तथा तार, मुद्रा बैंकिंग, परमाणु शक्ति इत्यादि। तो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? तो 97। और संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100। ये भी पूछा जाता है जैसे मुद्रा और बैंकिंग किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची। परमाणु शक्ति किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची। युद्ध एवं शांति किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची। रेल किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची। डाक तथा तार किस सूची के अंतर्गत आता है? तो संघ सूची। देश की प्रतिरक्षा किस सूची के अंतर्गत है? तो संघ सूची। इस तरह से सवाल आते हैं या इस तरह से दे दिया जाता है जैसे ये 3 कोई दे देगा, एक दूसरा दे देगा, पूछेगा कौन संघ सूची का विषय नहीं है या कौन है। इस तरह से भी सवाल आते हैं। अब है राज्य सूची। राज्य सूची इस सूची में दिए गए विषय पर
राज्य सरकार कानून बनाती है। देखिए, राज्य से ही स्पष्ट होता है, जैसे संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है, उसी तरह से राज्य सूची में राज्य सरकार बनाएगी, है ना। तो राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। ठीक है, अगर राष्ट्र के हित की बात की जाए, ठीक है, राष्ट्र के हित की बात की जाए तो केंद्र सरकार भी राज्य सूची पर कानून बना सकती है। संविधान के लागू होने के समय इसके अंतर्गत कुल 66 विषय 66 विषय थे। वर्तमान में कुल विषयों की संख्या 61 है, अर्थात 61 है। तो हमारे राज्य सूची पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य सरकार, या अगर ये भी दिया है राष्ट्र हित को देखते हुए तो केंद्र सरकार भी कानून बनाती है। ठीक है, मूल रूप से राज्य सूची में कितने विषय थे? तब मूल रूप से 66 विषय थे। वर्तमान में कितने विषय हैं? तो वर्तमान में 61 विषय हैं। ठीक है, अब इसके राज्य सूची के कुछ विषय जो हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। शांति और व्यवस्था, शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग आदि। तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? शांति और व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, राज्य के अंदर होने वाला व्यापार, न्याय विभाग इत्यादि। अब हम लोग देखेंगे समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर जो कानून है केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें बना सकती हैं। समवर्ती सूची पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें मिलकर के बनाती हैं। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। ठीक है, समवर्ती सूची में कहता है कि समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? केंद्र एवं राज्य दोनों मिलके, दोनों बना सकता है, दोनों मिलके बना सकता है। ठीक है, परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। मान लिया जाए किसी टॉपिक पर, किसी सब्जेक्ट पर, किसी विषय पर, ठीक है, राज्य सरकार का कुछ मत हो, केंद्र सरकार का कुछ मत हो, और दोनों एक ही विषय पर कानून अगर बना रहे हों तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून केंद्र सरकार के कानून के बनाने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। मान लिया किसी विषय पर अगर राज्य सरकार ने कानून बना दिया और उसी विषय पर जो है सो कानून केंद्र सरकार अगर बना देती है तो केंद्र सरकार के कानून बनते ही राज्य सरकार के कानून स्वतः समाप्त हो जाते हैं। संविधान लागू होने के समय समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे। कुल कितने विषय थे? 47। और प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? वर्तमान समय में 52। कितने हैं? 52। अब इसके कुछ उदाहरण हैं, ठीक है, हम लोग ये देख लेते हैं। तो इसके समवर्ती सूची के कुछ जो प्रमुख विषय हैं वो कौन कौन है? दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, शिक्षा, आर्थिक नियोजन, बिजली, समाचार पत्र, श्रमिक संघ, वन आदि। ये बहुत बार पूछा गया है। शिक्षा और वन अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची। वन किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची। इसके अलावा ये सभी भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या है। दीवानी और फौजदारी, कानून एवं प्रक्रिया, विवाह तथा तलाक, आर्थिक नियोजन, बिजली,
समाचार पत्र, श्रमिक संघ, ये सभी भी समवर्ती सूची के विषय हैं। और समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय थे? तो 47 और वर्तमान में 52। ठीक है, मूल रूप से थे 47 और वर्तमान में है 52 विषय। ठीक है, अब है 8वीं अनुसूची। इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तो 14 भाषाएं थी। 1967 ईस्वी का 21वां संविधान संशोधन में सिंधी को 15वें भाषा के रूप में जोड़ा गया। फिर 1992 में 71वां संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को उसमें जोड़ा गया। फिर 2003 में 92वां संविधान संशोधन के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। ठीक है, ध्यान रखना है, मूल रूप से कुल कितनी भाषाएं थी? 14, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। 1967 में 21वां संविधान संशोधन सिंधी, 92 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली। 2003 92वां संविधान संशोधन मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो, इन सभी को 8वीं सूची में शामिल किया गया। और इस प्रकार से हमारी 8वीं सूची अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। देखिए, इसको याद रखने का मैं एक दूसरा तरीका बताता हूं। मैं अपना लॉजिक बता रहा हूं, शायद आप लोग को अच्छा लगे अथवा ना लगे। ठीक है, देखिए, ध्यान रखिए, देखिए ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है, ठीक है, 21वां संविधान संशोधन, ठीक है, फिर कह रहा है 71वां संविधान संशोधन, ठीक है, फिर कह रहा है 92वां संविधान संशोधन। तो एक मजे की बात देखिए, 21 और 71 जब जोड़िएगा तो कितना आएगा? बताइए, 92 आएगा कि नहीं आएगा? तो कितना मजेदार बात है। 21 71 92, 21 71 92, फिर से 21 71 92, अर्थात 21 71 को मिलाए तो 92 हो गया। और इससे देखिए मेरा जो है ये 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। देखिए एक मजेदार बात और है, 21 71 कितना? 92, तो ये 71वां हो जाएगा 92, 1992। ठीक है, तो चूंकि ये भी ध्यान रखना है कि 71वां संविधान संशोधन 1992 में आया था, तो 21 71 92, 21 71 92। देखिए इधर भी, इसको भी देखिए, 21 71 92, ठीक है, और 21 71 92, ये भी दोनों में हमने एक चीज कॉमन लिया और इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, और हम लोग अब एक चीज और देखते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग को, ये मैं अपना लैंग्वेज बता रहा हूं, ठीक है, इसे रियलिटी में नहीं लेना है, मैं सिर्फ समझने के व्यू से अपने शब्दों को आप लोगों के बीच रख रहा हूं। ठीक है, आप लोग नमक तो जरूर खाते होंगे, ठीक है ना? तो नमक कौन सा खाना है? तो सेंधा नमक नाम आप लोगों ने सुना होगा, सेंधा नमक। ठीक है, देखिए सेंधा नमक, कौन सा नमक? सेंधा नमक, 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 सेंधा नमक। अब देखिए 21 है ना, 21 का मतलब हो गया सेंधा और 71 का मतलब हो गया नमक। देखिए कितना मजेदार बात है। सेंधा मतलब सिंधी भाषा, नमक नमक को देखिए ऐसे पढ़िए, क से कोंकणी, म से मणिपुरी और न से नेपाली। ठीक है, फिर से क से कोंकणी, म से मणिपुरी और न से
नेपाली। कितना मजेदार बात है। एक 21 71 92, 21 71 92, ठीक है। एक इधर से 21 71 92, एक इधर से 21 71 92, ठीक है। बस देखते जाइएगा। फिर कौन सा नमक खाना है, तो सिंधा नमक खाना है। तो 21 में कौन आया, सिंधी। 71 में कौन आया, तो कौन सा नमक, क से कोंकणी, म से मणिपुरी, न से नेपाली। देखिए यहां भी है कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये इसका क्रम भी हो गया। आपको क्रम भी नहीं गड़बड़ाएगा कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया। और ये भी क्रम नहीं गड़बड़ाएगा आपको सिंधी का, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। 9वां अनुसूची जो है, ठीक है, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। तो 9वीं अनुसूची में क्या कहता है, संविधान में यह अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया। ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, कि कौन सी अनुसूची पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ा गया। तो कौन सा, 9वीं अनुसूची। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। देखिए ध्यान रखिए, ये जो 284 है बहुत ही अच्छा, मजेदार है, रोचक है। मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में, टॉपिक नंबर 2 में पढ़ाया था कि हमारे संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, जो तीसरा वाचन हुआ था, उस तीसरे वाचन में कुल 284 सदस्य ही उपस्थित थे, ठीक है। देखिए कितना मजेदार बात है। ये जो है 284, ठीक है, वहां भी काम आएगा और यहां भी काम आएगा। ध्यान रखना है कि 9वीं अनुसूची में भी 284, ठीक है, और हमारे संविधान के तीसरे वाचन में भी कुल कितने सदस्य थे, अंतिम में मौजूद 284, है ना। चलिए यहां से 2 चीज आपको याद करने में सहयोग हो गया। अब देखिए 9वीं अनुसूची के बारे में और क्या कहा गया है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानून को न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, ठीक है। अब तक यह मान्यता थी कि संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। 11 जनवरी 2007 ईस्वी के संविधान पीठ के एक निर्णय द्वारा यह स्थापित किया गया है कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तथा उच्चतम न्यायालय ने इस कानून की समीक्षा की समीक्षा कर सकता है, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि 9वीं अनुसूची में जो भी है 284 अधिनियम, उसमें जो विषय होते हैं, उसमें जो शामिल होते हैं, उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। परंतु अगर वह मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो उच्चतम न्यायालय इसकी समीक्षा कर सकती है। और यह कानून कब बना जल्दी बताइए, तो 11 जनवरी 2007 को। कब? 11 जनवरी 2007 को। चलिए अब आगे। अब है 10वीं अनुसूची। देखिए नाम से ही पता चल रहा है। देखिए 10वीं अनुसूची दल बदल 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची दल बदल 10वीं अनुसूची। भूलने की बात ही नहीं है, ठीक है। तो 10वीं अनुसूची यह जो है संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन 1985 1985 52वां संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन कितना
1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और यह जो है सो दल बदल से संबंधित है। अब है देखिए, ये जो है 11वीं और 12वीं मैं एक साथ कर देता हूं, 11वीं और 12वीं, ठीक है। 11वीं और 12वीं अनुसूची जो है ये एक है 73वां संविधान संशोधन, एक है 74वां संविधान संशोधन। देखते जाइए 11, 12। तो 11वीं अनुसूची 73वां संविधान संशोधन, 12वीं अनुसूची 74वां संविधान संशोधन, दोनों जो है सो 1993 में आया है, ठीक है। दोनों 1993 में आया है। यह जो है सो पंचायती राज से है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से, 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र से, ठीक है, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्था से। 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज से संबंधित है 29 विषय, 12वीं अनुसूची में जो शहरी क्षेत्र से संबंधित है 18 विषय। सिंपल, दोनों में कॉमन है। 11वीं ग्रामीण क्षेत्र से, 12वीं शहरी क्षेत्र से। 11वीं 73वां संविधान संशोधन, 12वीं 74वां संविधान संशोधन, दोनों 1993। 11वीं अनुसूची पंचायती राज 29 विषय, 12वीं अनुसूची शहरी क्षेत्र 18 विषय, ठीक है। चलिए अब यहां तक जो है सो ये टॉपिक अनुसूची का खत्म हुआ और थोड़ा सा मैंने इसमें एक चीज और ऐड कर दिया है, देशी रियासतों का भारत में विलय। देशी रियासतों का भारत में विलय, रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में रियासती मंत्रालय बनाया गया, ठीक है। पूछा जाता है रियासती मंत्रालय किसके द्वारा बनाया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, ठीक है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर हैदराबाद की रियासत को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से और जम्मू कश्मीर रियासत को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के द्वारा भारत में मिलाया गया। अब देखिए कितना आसान है इसको याद करना। जूनागढ़ जनमत संग्रह, जौ से जूना जौ से जनमत, जौ से जूना जौ से जनमत। पूछेगा जूनागढ़ रियासत तो जनमत संग्रह, ठीक है। अब जो है हैदराबाद, हैदराबाद जो है इस पर पुलिस कार्रवाई की गई थी, ठीक है। हैदराबाद के लिए पुलिस कार्रवाई की गई थी और जम्मू कश्मीर जो है वो भारत में विलय हो गया, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके। नॉर्मल है, ठीक है। एक भी अगर याद हो गया तो समझिए सारा याद हो गया। अब कहता है कि देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं बीपी मेनन ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्या कहता है, तो देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ अगले क्लास में मिलते हैं और अगर मेरी बातें आपको समझ में आती है, मेरे द्वारा समझाए गए तथ्य अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मोकामा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ठीक है, और अपने मित्रों के बीच शेयर करें और इसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालूं तो ये सबसे पहले आपको मिले, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मोकामा क्लासेस भूलिएगा नहीं। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ।